मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे हो गए। 23 मार्च को शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। सीएम शिवराज के सामने कई चुनौतियां थी। पहली चुनौती कोरोना से जंग जीतने की, दूसरी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की और प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने और रोजगार देने की। इसके अलावा भी चौथी पारी में सरकार चलाने के लिए संतुलन बिठाने की सीएम के सामने चुनौतियां थी। इन सब चुनौतियों से सीएम शिवराज सिंह ने डटकर मुकाबला किया और कोरोना संक्रमण के बीच अपनी जवाबदारी को निभाते हुए प्रदेश के हर वर्ग के हितों का ध्यान रखा। प्रवासी मजदूरों के साथ गरीब किसानों को राहत के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले भी लिए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में भी सीएम शिवराज ने बता दिया कि वो वाकई किसान पुत्र हैं और मध्य प्रदेश ने ऑल टाइम गेहूं खरीदी में देश में रिकॉर्ड बनाते हुए पंजाब को पछाड़ दिया। 100 दिन की शिवराज सरकार ने क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए, डालते हैं एक नजर। संजीवनी टेली हेल्थ सर्विस लॉन्च, फीवर क्लिनिक की स्थापना करने का निर्णय, संबल योजना की रीलॉन्चिंग, पात्र परिवारों को निःशुल्क राशन, प्रवासी मजदूरों को बस ट्रेन के जरिए पहुंचाया घर, रोजगार उपलब्ध कराने सबको मिलेगा रोजगार अभियान, श्रम सिद्धि अभियान की शुरुआत, जीवन शक्ति योजना का आगाज, पंच परमेश्वर योजना लॉन्च। शिवराज सरकार ने अन्नदाताओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय। लॉकडाउन में भी एमपी ने बनाया रिकॉर्ड, देश में गेहूं खरीदी का बनाया रिकॉर्ड, पंजाब को पछाड़ा, मध्य प्रदेश बना नंबर 1, किसानों के खातों में भेजी राशि, विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन देने का निर्णय, बिजली बिलों में प्रदेश की जनता को रियायत देने का ऐतिहासिक निर्णय, 97 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न श्रेणियों में बिजली बिलों में 623 करोड़ रुपए से अधिक की राहत। 100 दिन सरकार के कार्यों को भाजपा जहां अभूतपूर्व ऐतिहासिक बता रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश के विकास का संकल्प ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जैसा संकल्प लिया है आत्मनिर्भर भारत का, आइए मित्रों हम सब संकल्प लें। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, यहाँ के लोकल को वोकल करेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर निशाना साध रही है। जनता की भलाई के एक भी काम अगर इन्होंने 100 दिन में किया हो तो उसकी उपलब्धि वो बताते, लेकिन कुछ भी नहीं किया। किसान पूरा परेशान रहा 100 दिन में, ट्रॉलियां ले लेके लोग किसान खड़े रहे, उनका अनाज नहीं बिक पाया। जहां कांग्रेस सरकार ने, पिछली सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया था, वो कर्जा जो इस सरकार को देना था, सरकार बदलती रहती है, लेकिन जो पिछली सरकार का निर्णय था इन्होंने वो कर्जा भी नहीं दिया। अब आप पुरानी सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, अब आप केवल उन्हीं की बात करेंगे, अपना खुद की उपलब्धि नहीं बता रहे कि हमने 100 दिन में प्रदेश की जनता के लिए किया, क्योंकि उन्होंने किया ही कुछ नहीं है। इसलिए अब जनता को वो बता नहीं सकते, कोई उपलब्धि नहीं बता सकते। 100 दिन की शिवराज सरकार के कार्यों को जहां भाजपा उपलब्धि दिवस के रूप में मना रही है, 100 दिन भले ही सरकार की उपलब्धियों भरे रहे हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये 100 दिन चुनौतियों से भी भरे रहे और चुनौतियां यही खत्म नहीं होती। असली अग्नि परीक्षा यानी उपचुनाव अभी बाकी है। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, हम बात कर रहे हैं 100 दिन भाजपा के सरकार के, शिवराज की सरकार के, और जिसको भाजपा उपलब्धि दिवस के रूप में मना रही है। तो कितनी उपलब्धियां हासिल हुई 100 दिन में। हम लोगों ने देखा कोरोना का समय था, लॉकडाउन का समय था। उस समय हम लोगों ने देखा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को दिन रात जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, लोगों की परेशानियों को हल करते हुए। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे कि 100 दिन में बीजेपी शिवराज सरकार ने क्या क्या उपलब्धियां पाई और उधर कांग्रेस इस 100 दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है।
तो ये भी चर्चा करेंगे कि क्यों काला दिवस के रूप में मना रही है। तो इस विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव, मेरे साथ फोन लाइन पे हैं भाजपा से सांसद शंकर लालवानी जी, और मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस के जो मीडिया स्पोक्स पर्सन है, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, मुकेश नायक जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो शंकर लालवानी जी आप ही के पास आऊंगी। बीजेपी उपलब्धि दिवस मना रही है, क्या उपलब्धियां रही आपके हिसाब से? देखिए, पिछले 100 दिनों में जिस प्रकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने काम किया है, हमने देखा कि जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके तुरंत बाद 9 बजे शपथ ली और 10 बजे वो वल्लभ भवन में इस कोरोना की महामारी को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया और वहां से लड़ाई कोरोना के लिए शुरू की। वास्तव में ये पूरा प्रदेश जिन हालातों से गुजरा, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वो थी कि उन्होंने उस हालातों को सुधारने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और वास्तव में अगर ये तैयारी पहले हो जाती कांग्रेस की समय, तो मुझे लगता है ऐसे हालात नहीं होते। हमने देखा कि किस प्रकार मजदूरों, प्रवासी मजदूर जो मध्य प्रदेश से गुजरे, क्या स्थिति थी, खास करके जो महाराष्ट्र से आए और अलग अलग प्रांतों से आए और जो मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे थे। और मैं खुद स्वयं इंदौर में था और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोन आया था कि आपको सीमा से आ रहे हैं लोगों की भोजन राशन की व्यवस्था करना है। तो उन्होंने 2 दिन से पानी नहीं पिया था। महाराष्ट्र से जब वो आ रहे थे तो भोजन नहीं किया था, राशन नहीं था। हमने भोजन, राशन, पानी पूरी व्यवस्था की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की। तो हजारों मजदूर ऐसे थे जो वहां से आए और उनको इस सब की व्यवस्था की। यही नहीं, जो प्रवासी मजदूर हैं जो चले गए थे, लेकिन उन्होंने मजदूरों को वापस बुलाने के लिए रोजगार सेतु बनाया, पोर्टल बनाया। उस पोर्टल के माध्यम से उनको वापस किस प्रकार वो आए। यही नहीं, अगर कोई कुशल श्रमिक है, अगर उसको रोजगार नहीं मिल रहा है और यहाँ आ गया, उसको रोजगार छोड़ के आ गया, तो इसे 11,000 से ज्यादा कुशल श्रमिकों को रोजगार सेतु के माध्यम से जोड़ के उनको वापस काम दिलाया। तो इसे बहुत सारे, किसानों की बात करें तो किसानों के लिए जो उन्होंने किसान निधि योजना में 72 लाख किसानों को 1700 करोड़ रुपए की राशि दिलवाई। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और गेहूं के मामले में तो हम पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्पादन वाले हो गए हैं। तो इसे बहुत सारे उन्होंने काम किए। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शुरू करी, जो कि संबल थी योजना, बहुत पहले चालू थी, लेकिन कांग्रेस के आने से ये योजना उन्होंने बंद कर दी थी। उन्होंने, ये वो योजना थी जो गरीबों के लिए योजना थी जी। और कभी तो ऐसे बहुत सारे उन्होंने काम किए हैं जो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए, और जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना जरूरी है, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने किए। चलिए, आप उपलब्धियां गिना रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की गई है मध्य प्रदेश को। मेरे साथ मुकेश नायक जी हैं, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो काला दिवस मना रही थी। देखिए मुक्ता जी, कांग्रेस काला दिवस इसलिए मना रही है कि एक नया तरीका राजनीति करने का इजाद हुआ है। मीडिया ने और मध्य प्रदेश के लोगों ने और राजनीतिक दलों ने कल जो कांग्रेस से बीजेपी में लोग गए हैं उसका ठीक मूल्यांकन नहीं किया, ना ही उसकी कोई चर्चा हुई। मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इतना बड़ा एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ इतना बड़ा माइग्रेशन कभी नहीं देखा। और क्योंकि एमएलए उसमें नहीं थे, आज एमएलए एक आधार है किसी भी राजनीतिक परिवर्तन का और मूल्यांकन का, लेकिन विधायक से ज्यादा कद्दावर और ताकतवर लोग बड़ी संख्या में बीजेपी में गए हैं। कम से कम 20-25 ऐसे लोग गए हैं जो पिछला चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़े थे और कोई तो बहुत कम वोट से हारे थे। कुछ ऐसे लोग भी बीजेपी में गए हैं जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। कुछ ऐसे लोग भी गए हैं जो संगठन में प्रदेश के कार्यवाहक अध्यक्ष थे, संगठन में महामंत्री थे, उपाध्यक्ष थे, प्रदेश के कई सालों तक पार्षद रहे हैं, 2-2, 3-3 बार विधायक रहे हैं। तो मैंने ऐसा माइग्रेशन कभी नहीं देखा, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि सिंधिया जी के 12 लोग मंत्री बन गए, इसलिए सिंधिया जी ने जिससे भी फोन पे कहा कि भाई आप ज्वाइन कर लो, सब लोग ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद दिख रही है कि भाई ये हमें भविष्य में राजनीतिक न्याय दिलाएंगे और हमें
बीजेपी में जाने के बाद एक कंफर्टेबल डेमोक्रेटिक स्पेस मिलेगी, इस उम्मीद से ये लोग चले गए हैं। पर मुझे नहीं लगता कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को एडजस्ट किया जाएगा। ये नहीं जो दल बदल देखिए, चलिए आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा माइग्रेशन आपने भी कभी अपने राजनीतिक करियर में नहीं देखा, तो ये कहीं ना कहीं जो बार बार बात आती है, तो इसका मूल्यांकन तो कांग्रेस को करना पड़ेगा ना कि आखिर क्या वजह रही। तो गलती तो कांग्रेस की इसमें निकल के आती है ना कहीं तो इतनी कोई तो वजह रही होगी, नहीं तो 22 लोग निकल जाते एक साथ और बने रहते इतने दिनों तक। देखिए, ये तो जो 22 विधायक गए हैं, ये लाभ और हानि का लेखा जोखा लगा के भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध लेकर गए हैं और इन्हें नहीं जाना चाहिए था। चलिए, लेकिन फिर अगर इसको दूसरे तरह से देखें तो ये भी एक उपलब्धि रही है बीजेपी सरकार की 100 दिन की। आप कह सकते हैं, लेकिन अगर जहां तक पॉलिटिकल वैल्यूज का सवाल है, लोकतांत्रिक स्वस्थ परंपराओं और मूल्यों का सवाल है, एक शुचिता और चाल और चरित्र की राजनीति का सवाल है, वहां इसको आप जस्टिफाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन 100 दिन जो शिवराज सिंह जी के रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक तो मुक्ता जी 100 दिन में किसी का मूल्यांकन नहीं हो सकता, ये बहुत कम समय है। 100 दिन में एक अल्पमत की सरकार जिस तरह के दबाव, जिस तरह की चुनौतियों और जिस तरह के संघर्ष और अंतर्विरोधों में फंसती है, वो सरकार भी इसके लिए अभिशप्त रही है। ये बहुत स्वाभाविक है, कोई नई बात नहीं है। जिन राज्यों में भी इस तरह की अल्पमत की सरकारें भारत के अन्य राज्यों में रही हैं, कम और ज्यादा इसी चक्रव्यूह में वो भी फंसी हुई रही हैं, क्योंकि जब अल्पमत की सरकार होती है तो नेतृत्व कमजोर हो जाता है। चलिए, इस वक्त हो चला है मुकेश नायक जी एक छोटे से ब्रेक का। लालवानी जी आप भी और नायक जी आप भी बने रहिए फोन लाइन पे, हम जल्द ही लौटते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। बाबा इलायची, व्हाट्स योर प्लेजर? ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं 100 दिन शिवराज सरकार के। जैसा मुकेश नायक जी ने कहा कि बड़ा मुश्किल होता है 100 दिन में किसी का आंकलन करना, और जिस तरह से अगर अल्पमत की सरकार हो थोड़ा सा तो उसमें और दिक्कत होती। चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं। शंकर लालवानी जी, आप क्या कहेंगे? क्या उपलब्धियां गिनाना इस वक्त मुश्किल है 100 दिन में? देखिए, काम करने के लिए तो एक संकल्प चाहिए और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने पहले दिन से काम करने का संकल्प लिया। आपने देखा होगा कल मंत्रिमंडल का गठन होने के तुरंत बाद मंत्रियों की बैठक ली और मंत्रियों की बैठक लेके उन्होंने स्पष्ट कहा कि न मैं बैठूंगा न आपको बैठने दूंगा। तो ये काम करने की दृढ़ इच्छा शक्ति रहना चाहिए। सवाल 100 दिन का नहीं है, सवाल ये है कि उनकी जो काम करने की जो शैली है कि हम 1 मिनट भी इस प्रदेश की जनता की सेवा के लिए अगर देंगे, वो तो कमलनाथ सरकार थी, एसी में बैठने वाली सरकार थी पूरी, उनके लिए 100 दिन बहुत कम होते हैं। हमारे लिए तो 1 दिन भी बहुत बड़ा रहता है। हम चाहते हैं हर दिन काम करें, प्रदेश की सरकार की सेवा करें, इसलिए हमने पहले दिन से ही काम शुरू किया। उनके लिए 100 दिन कम होंगे, हमारे लिए तो 1 दिन भी कम नहीं है। अच्छा, 1 दिन भी बहुत है, 1 दिन भी कम नहीं है। चलिए सुनील जी से पूछ लेती हूँ। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? किस तरह से आप देख रहे हैं? उपलब्धि दिवस भी है, ब्लैक डे भी है। देखिए, राजनीति है और राजनीति में दोनों विपक्ष और विपक्ष दोनों का अपना तरीका है। विपक्ष जहां पर सरकार के तमाम कार्यों की, कुछ कार्यों की सराहना होती है, बाकी एक कार्यों की क्योंकि कहीं ना कहीं कमी तो रहती ही है, तो आलोचना जरूर करता है विपक्ष, और विपक्ष को करना भी चाहिए क्योंकि ये विपक्ष का राजनीतिक धर्म भी है। साथ ही अगर हम सरकार की बात करें तो मुक्ता जी, एक परंपरा है अब चली आ रही है कि जब 100 दिन पूरे होते हैं किसी भी सरकार के, चाहे केंद्र में हो या फिर राज्यों में हो, उनके जब 100 दिन पूरे होते हैं तो वो 100 दिन की कार्य योजना, क्या काम किए हैं और इसके बाद उनकी क्या कार्य योजना रहने वाली है, इस पर जरूर वो यहाँ पर जनता के सामने लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार से हम बीजेपी की बात करें तो उपलब्धि दिवस मनाया और शिवराज जी ने आज बीजेपी कार्यालय में तमाम उपलब्धियां गिनाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी और बीडी शर्मा ने भी तमाम उपलब्धियां गिनाई सरकार की, किस प्रकार से सरकार ने कोरोना काल में
काम किया और किस प्रकार से देश में अव्वल रहा। 1,29,00,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदकर पंजाब को पछाड़ा है। साथ ही दूसरी उपलब्धियां भी बताई कि किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों को यहां पर एक सीमा से लेकर दूसरे राज्यों में भी अगर जा रहे हैं तो उनको पैदल मध्य प्रदेश में नहीं चलने दिया। हालांकि कुछ इस प्रकार के अपवाद हो सकते हैं, कुछ तस्वीरें हमने भी देखी हैं, लेकिन क्योंकि सरकार योजना बनाती है कि उसका 100% क्रियान्वयन सही तरीके से हो, लेकिन कहीं ना कहीं क्रियान्वयन को लेकर खामियां रहती हैं किसी भी सरकार की हम बात करें। लेकिन प्रयास हर सरकार का यही होता है कि जो वो कार्य योजना बना रहे हैं, जो योजना है उसका जनता को लाभ हो, हितग्राहियों को लाभ हो। तो तमाम तरीके की, क्योंकि कुछ योजनाएं जो प्रमुख रही हैं उनको हमने अपने पैकेज में भी दिखाने की कोशिश की है कि सरकार की क्या योजनाएं रही हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती मुक्ता जी यही है, योजना बनाना आसान है लेकिन उसका क्रियान्वयन कराना बहुत मुश्किल। तो सरकार को भी चाहिए 100 दिन में मूल्यांकन करना ठीक नहीं है, जिस प्रकार से मुकेश नायक जी ने कहा, लेकिन 100 दिन में एक यहां पर आकलन जरूर किया जा सकता है कि किस प्रकार की योजना रही, किस प्रकार के काम हुए हैं। और क्योंकि दोबारा से सरकार आई है तो अब राजनीतिक जमावट भी अपने हिसाब से करनी है, अधिकारियों को भी अपने हिसाब से लगाना है, और सबसे बड़ी चुनौती अभी मुक्ता जी उपचुनाव है। तो इसका आकलन जनता करेगी और उपचुनाव में जो परिणाम होंगे वो आकलन करेंगे कि सरकार ने कितने बेहतर काम किए हैं, योजनाओं का क्रियान्वयन कितने बेहतर तरीके से हुआ है, और उपचुनाव के रिजल्ट ही सरकार की जो कार्य हैं उनका रिजल्ट होगा। मुक्ता जी जी बिल्कुल। मुकेश नायक जी आपसे पूछूंगी, अभी आपने सुना होगा शंकर लालवानी जी को, उन्होंने कहा देखिए 100 दिन क्या होते हैं, किसी के लिए तो एक दिन भी कम है। और बीजेपी जो है, शिवराज सिंह चौहान जी है, वो तो डे 1 से शुरू हो गए एकदम से बैटिंग करना, शतक तो दूर की बात है। देखिए 100 दिन तो ज्यादा नहीं होते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि तिनका उड़ता है तो दिशा तो बताता है। दूसरी चीज मुझे ये कहना है कि अगर शिवराज सिंह जी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो ये बहुत उत्साहजनक है, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश की जनता को एक अपनी जीवन दृष्टि भी बताना चाहिए, एक विजन रखना चाहिए कि मध्य प्रदेश के पास एक नैसर्गिक वन संपदा है, खनिज संपदा है, मध्य प्रदेश के पास पानी है, खाद्यान्नों के भंडार भरे पड़े हैं, मध्य प्रदेश के पास विपुल खनिज संपदा है। इन तमाम हमारे जो विपुल भंडार हैं, इनको जनशक्ति से जोड़कर एक अच्छे आर्थिक नियोजन के साथ कैसे निर्माण और सृजन की दिशा में हम रूपांतरित करके कारखाने और दूसरी चीज, टेक्नोलॉजी और कौशल, सारी चीजों से जोड़ सकते हैं इनको, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बहुत संभावनाओं से भरा हुआ राज्य है। और ये कोरोना के समय भी आपने देखा कि जो छोटी छोटी चीजें हमारे छोटे छोटे कारीगरों ने बना दी, बहुत छोटी छोटी जरूरत की चीजें जो है वो हमारे घरेलू उद्योग और हमारे लोगों ने अपने दिमाग से बनाई, और अच्छे उसमें अच्छा कौशल था, क्वालिटी अच्छी थी, वो जनोपयोगी थे, जीवन को स्पर्श करने वाले थे प्रोडक्ट्स। तो ये खोज की वृत्ति, रिसर्च और डेवलपमेंट और शासन का सपोर्ट, आर्थिक नियोजन, निरंतर एक समन्वय के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत क्रिएटिव बात होना चाहिए कि ताइवान और वियतनाम जैसे छोटे छोटे देश, तुर्की जैसे छोटे छोटे देश आज कितना बड़ा दुनिया के लिए योगदान दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश तो 7.5 करोड़ लोगों का राज्य है, इसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आपका। लालवानी जी से पूछ लेती हूँ, लालवानी जी आप क्या कहेंगे? देखिए मुकेश नायक जी कह रहे हैं कि देखिए 100 दिन तो कम होते हैं किसी को भी आकलन करने का, लेकिन उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को, शिवराज सिंह चौहान को जिस तरह से जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहिए ताकि मध्य प्रदेश और ऊंचाई पे आ जाए। बिल्कुल, मैं मुकेश नायक जी को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक बात कही, जब तिनका उड़ता है तो दिशा बताता है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि जो शिवराज सिंह चौहान जी ने जो 100 दिन में काम किए हैं तो वो तिनका बता रहा है कि दिशा किस ओर है, विकास की ओर है, और मध्य प्रदेश विकास की ओर बढ़ रहा है और तेजी से और बढ़ रहा है। जहाँ तक विजन की बात है, हमने चुनावी घोषणा पत्र में विजन दिया है, और मुझे लगता है आने वाले दिनों में जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि प्रदेश का विकास हो, इस देश का विकास हो, निश्चित तौर पे हम उसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए 100 दिन की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन आगे का आपको क्या लगता है, क्या विजन है आपकी सरकार का, लालवानी जी? माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम चुनाव में गए थे, विधानसभा चुनाव में, उस समय हमने विजन दिया था पूरे प्रदेश का, गांव गरीब किसान किस प्रकार उस तेजी से उनका विकास हो, प्रदेश का विकास हो, उसका पूरा विजन डॉक्यूमेंट हमने जनता के सामने दिया था। मुझे लगता है वो विजन डॉक्यूमेंट हमारे पास है और उसी को आगे बढ़ाते हुए
गांव गरीब किसान को उन्नति करते हुए इस प्रदेश के छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, हमारे बच्चियों के लिए, इन समग्र विकास के लिए मध्य प्रदेश कटिबद्ध है। और मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान जी के आने वाले दिनों में वो विजन रखेंगे कि एक एक करके जो योजना है उनके ध्यान में जो प्रदेश के विकास के लिए रहेगी वो हमारे सबके सामने आएगी और विजन आपके सामने भी आएगा। जी बिल्कुल, सुनील जी से पूछ लेती हूँ। सुनील जी, देखा आपने सुना मुकेश नायक जी ने किस तरह से कहा कि कुछ जो है विजन एक जो है उसको भी जो है ले लेना चाहिए और उससे जो है कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का विकास होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए मुक्ता जी, क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करें तो जिस प्रकार से कोरोना जब पूरे विश्व में आया तो कई चीजें बदल गईं। अब अगर हम आज के परिदृश्य में बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल और इंदौर के अगर बच्चे हैं, जो छात्र हैं, वो बेंगलोर या पुणे या फिर दूसरे देशों में जाते हैं यहाँ पर पढ़ाई करने। जो छोटे शहरों के मध्य प्रदेश के छात्र हैं वो भोपाल, इंदौर शहर यहाँ पर आते हैं। लेकिन कोरोना के बाद अब स्थितियां बदल गई हैं। अब चाहे हम छात्रों की बात करें, वो चाहते हैं कि उनके ही शहर में उनकी पढ़ाई के पर्याप्त इंतजाम हो। साथ ही क्योंकि हमने देखा कि मजदूर, मध्य प्रदेश के मजदूरों की अगर हम बात करें, चाहे उड़ीसा हो, कर्नाटक हो या फिर देश के दूसरे कोने तक हो, जम्मू कश्मीर तक मध्य प्रदेश के लोग रहे हैं, तो अब वो खुद चाहते हैं कि उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि एक बेहतर यहाँ पर कौशल उनका उन्नयन हो मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश के मजदूर चाहे अहमदाबाद की बात करें, पुणे के, महाराष्ट्र की या फिर दूसरे राज्यों की बात करें, यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में उनको उतना बेहतर कार्य नहीं मिल पाता। तो सरकार के सामने सबसे बड़ी जवाबदारी मुक्ता जी यही है कि सरकार अब उनको लोकल या फिर स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराए। क्योंकि अगर हम बात करें जिस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हो रही, तो सरकार को एक व्यापक कार्य योजना बनानी पड़ेगी और उनको यह तय करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश से पलायन ना हो। शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो स्कूल कॉलेज बहुत है मुक्ता जी, लेकिन हम इंजीनियरिंग कॉलेजों की हालत मध्य प्रदेश की देख रहे हैं किस प्रकार के हैं। एडमिशन भली हो जाते हैं, लेकिन छात्रों को जब प्लेसमेंट का समय होता है तो मल्टीनेशनल कंपनियां उनको ये कहकर अस्वीकार कर देती हैं कि वो अपने कार्य में दक्ष नहीं है या कार्य कुशलता उतनी बेहतर नहीं है जितनी इन मल्टीनेशनल कंपनियों को चाहिए। तो सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि जो कॉलेज हैं वो एक स्तर है, पैरामीटर है, उन निर्धारित पैरामीटरों को पूरा करें। रोजगार, जिस प्रकार से उद्योगों की बात करें, उनको किस प्रकार के उद्योगों को लोगों की आवश्यकता हो, किस प्रकार के उनको जो टेक्निकल लोग चाहिए, उस प्रकार के विषय, उस प्रकार की कार्यकुशलता, दक्षता मध्य प्रदेश के छात्रों में आए, लोगों में आए और मध्य प्रदेश के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। सरकार की सबसे बड़ी इस समय प्राथमिकता कोरोना काल में मुक्ता जी यही होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। लालवानी जी, क्या कहेंगे आप? कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बहुत जरूरत है, चाहे हम एजुकेशन के इस पे बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे हम मजदूरों की बात करें, ताकि मजदूर पलायन ना करें तो अन्य स्टेट्स में ना जाए। देखिए, बात सही है कि हमको सभी वर्गों का ध्यान रखना है और खास करके कमजोर वर्गों का। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में एक योजना शुरू की थी, जो हमारे गरीब वर्ग के लोग हैं जो हाथ ठेला चलाते हैं या सड़क पर सब्जी बेचते हैं, उनके लिए 10,000 रुपए का लोन की सुविधा दिए और लगभग 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। मुझे लगता है 1-2 दिन में हमारे इंदौर में 11,000 रजिस्ट्रेशन हुए हैं और हम और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये वो छोटे लोग हैं जो 10,000 का छोटा रोजगार शुरू कर सकते हैं। अगर हम इससे आगे बढ़े, हम इससे आगे बढ़े तो लोकल को वोकल करने के लिए हमें बहुत सारी योजना चल रही है। मैंने अभी हाल ही में किसानों के साथ बैठा था और किस प्रकार हम इंदौर से किसानों की सब्जी, चना, फूल आदि एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने लालवानी जी, आप शार्प एट 7 में वक्त हो चला है, अब इस डिस्कशन को खत्म करने का वक्त कम है हमारे पास। लालवानी जी आपका, मुकेश नायक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इस डिस्कशन में हिस्सा लिया। जिस तरह से बात हो रही है, अब देखिए 100 दिन तो उपलब्धि दिवस मना रही है भाजपा। अब जो उसके सामने चुनौती, उपचुनाव तो है, ठीक है 24 उपचुनाव है, लेकिन जो मेन जो है चुनौती है वो ये है कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। क्योंकि चाहे हम स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे हम मजदूरों की पलायन की बात करें और रोजगार की बात करें, ये जो है मेन इश्यूज है, इस पे सरकार को ध्यान देना होगा। तो शार्प एट 7 में इस वक्त इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।
बाबा इलायची को जैसे ही चखा तो लगा कि लाइफ के हर टेस्ट में होना चाहिए प्लेजर। Baba Ilaichi, what's your pleasure?